डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में जो हमारा सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसमें हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम नागा जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। नागा जनजाति के निवास क्षेत्र, इनकी अर्थव्यवस्था, जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ की भौगोलिक दशाएं आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके अधिवास के बारे में, यानी नागा लोग किस तरह के घर बनाकर रहते हैं, किस तरह के इनके गांव के समूह होते हैं, किस प्रकार की इनकी बस्तियां होती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि नागा जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये अपने घर भी पहाड़ों पर ही बनाते हैं। मुख्य रूप से जो पहाड़ों के कटक होते हैं उनके ऊपर इनके घर बने हुए होते हैं। पहाड़ों के जो ढाल होते हैं उन ढालों पर ये सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि करते हैं। नागा लोग अपने गांव बसाने से पहले दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो ये है, सबसे पहला उस क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाते हैं जहाँ पानी का कोई स्थायी स्रोत हो, यानी कहीं नदी, तालाब या झील जो कृषि कार्य व अन्य कार्यों के लिए उपयोग में आ सके। और दूसरा ये देखते हैं कि गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि हो। जहाँ पर इन्हें कृषि योग्य भूमि मिलती है और पानी का स्रोत मिल जाता है, वहाँ पर ये अपने निवास स्थान बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आसानी से कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जो नागा लोगों के गांव होते हैं, एक गांव में करीबन 200 या 300 घर होते हैं। इनके जो मकान होते हैं उनमें दो छतें होती हैं और दो ही दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाजा बड़ा होता है और पीछे का दरवाजा छोटा होता है। जो पैसे वाले नागा होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो अपने घरों में सींग और कुर्रे लगाते हैं। दरवाजों पर ये लोग बालों की खाल लटका देते हैं। बाल वाली जो खाल होती है जानवरों की, उसको लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार गोल ईंटों का घर बना होता है। मारम नागा जो होते हैं वो अपने घर का दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं करते हैं, क्योंकि पश्चिम से क्या होता है, ठंडी हवाएं आती हैं, तो इसीलिए ये अपने घर का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मकानों का निर्माण करते हैं। उनमें दो तरह के दरवाजे होते हैं। मानव अधिवास, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो नागा लोग हैं उनके मकान इस तरह के होते हैं, जो घास के बने हुए रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागा लोगों की वेशभूषा के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं चित्र में नागा लोग दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के उन्होंने कपड़े आभूषण वगैरह पहन रखे हैं। तो कपड़ों के चयन की बात अगर हम करते हैं तो ये जो नागा हैं वो जो अलग अलग इनके वर्ग होते हैं, तो अलग अलग वर्ग अलग अलग तरह से कपड़े पहनता है। जो कपड़ों का चयन होता है वो इनकी उपलब्धि पर और जो इनका मुखिया आदेश देता है उसके आधार पर किया जाता है। शरीर पर ये शेर और चीते आदि गुदवाते हैं, आदि के चित्र बने रहते हैं इनके शरीर पर। मेलों और त्योहारों के समय सभी ये लोग काफ़ी अच्छे और सुंदर कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग जो होते हैं वो सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो गले में कौड़ी और मूंगे और मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से नागा लोग जो होते हैं वो सर पर टोपी पहनते हैं, और ये जो टोपी होती है वो अधिकतर पशुओं के बालों से और बेल पत्तों से बनाई जाती है। तो इस तरीके से इनकी वेशभूषा होती है, जिसमें तरह तरह के आभूषण भी इनके द्वारा पहने जाते हैं। अब बात करते हैं नागा लोगों के भोजन के बारे में। इनका भोजन भोजन की अगर हम बात करें तो मुख्य भोजन है चावल। लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र में चावल अधिक मात्रा में उत्पादित नहीं होता है, क्योंकि चावल के अनुकूल वहाँ भौगोलिक दशाएं और जलवायु भी परिस्थितियां नहीं है। तो ये लोग एक तो शिकार करते हैं और जंगलों में जाकर के वहां से कंद मूल फल एकत्रित करते हैं और उसी पे को अपने जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का इनमें निषेध है। ये प्रथाएं नागाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रथाएं हैं। इनमें जैसे जो भोजन से संबंधित प्रथाएं हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, जिनका ये कठोरता से पालन करते हैं।
इन प्रथाओं की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो मारम नागा होते हैं वो सुअर नहीं पालते हैं, जबकि जो टेंगरखुल नागा होते हैं वो बकरी नहीं पालते हैं और दूध का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इनमें टेंडेंसी शुरू से चली आ रही है, ये परंपरा है इनकी कि भोजन में ये इन वस्तुओं का सेवन नहीं करते तो नहीं करते, ये इनके इन नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। भोजन के बाद हम बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी इनका समाज किस तरह का है। तो जो नागा लोग हैं उनमें परिवार प्रथा प्रचलित होती है। पुरुषों के साथ साथ जो स्त्रियां होती हैं वो भी खेतों में काम करती हैं, और जो आखेट करने का कार्य यानी जो शिकार करने का कार्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा ही होता है, कृषि कार्य दोनों के द्वारा होता है। इनका जो गांव बने हुए होते हैं, प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, और गांव का जो मुखिया होता है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है परिवार का। और इसके अलावा गांव में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा मुखिया के द्वारा ही किया जाता है। जो नागा जनजाति के समूह होते हैं उनकी हर समूह की अपनी बोली होती है, अपनी पोशाक होती है, अपना एक अलग ढंग होता है, मतलब जो दूसरे से अलग होता है। मतलब हर नागा जो समूह है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और उनकी जो बोली होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, जो दूसरे नागा समूह से सिमिलर नहीं होती है। नागा समूह के जो झगड़े, पारस्परिक झगड़े होते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब शुरू से इनके बीच में जो झगड़ों की बातें हैं वो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। ये जब जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं तो समूह में ही पलायन करते हैं। सभी जो अन्य जातियां हैं उनकी तरह नागा लोगों में भी गोत्र होते हैं, लेकिन एक उपगोत्र के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहने के बजाय विभिन्न गोत्रों में अन्य उपगोत्रियों के साथ रहते हैं। यानी जैसे कई जातियों में तो ये रहता है कि एक गोत्र के या उपगोत्र के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, किसी भी गोत्र के लोग किसी भी उपगोत्र के लोगों के साथ रह सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गांव में दो तीन जो है वो उपगोत्र के लोग रहते हैं। प्रत्येक उपगोत्र के लोग गांव के भीतर जो ऊंची ऊंची चार दीवारी होती हैं उनके भीतर ही रहते हैं। नागा लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव के लिए जाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा है इनमें। यानी जब भी ये एक दूसरे के घर जाते हैं तो एक दूसरे को कोई ना कोई उपहार देते हैं। तो ये जो उपहार देने की इनकी प्रथा है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो नागा लोग होते हैं उनका एक युवा गृह होता है, उस युवा गृह को मोरंग कहते हैं। इसमें अधिकतर जो युवा लड़के लड़कियां होते हैं वो ही भाग लेते हैं। इसमें सारे जो कुंवारे युवक युवतियां होते हैं वो आते हैं। मोरंग में नाच गाना भी होता है, क्योंकि इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, यानी एक ही गोत्र में शादी नहीं होती। विवाह के बाद में ये अपने माता पिता से अलग घर बना के रहते हैं। तो जो मोरंग नाम की संस्था है वो इनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसा माना जाता है कि मोरंग की स्थिति से गांव की स्थिति का आकलन हो जाता है। यानी अगर किसी गांव में एक सुसज्जित मोरंग है, मतलब जो मोरंग संगठन के द्वारा बनाया जाता है और वो काफी अच्छा है और अच्छी तरीके से चल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वह गांव सुखी, स्वस्थ, संपन्न है और पुरानी पीढ़ियों के शौर्य और पराक्रम से ये जो है वो अभिभूत है। यानी यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो शौर्य पराक्रम दिखाया जाता है, जिसके कारण ये जो मोरंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप है, और जो इस मोरंग के द्वारा जो गांव की स्थिति है वो भी अच्छी पता चलती है। मोरंग जो होता है इसमें नाच गाना होता है, जिससे कि जो वातावरण होता है वो उल्लास में रहता है। मोरंग का आंतरिक संगठन काफ़ी जटिल होता है। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद में 12-14 वर्ष की आयु वाले लड़के जो होते हैं वो एक नया मोरंग में प्रवेश करते हैं। लड़के जब 6-7 वर्ष के होते हैं तो मोरंग जाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ में नौजवारी होरी कहलाते हैं। जब शुरू शुरू में ये मोरंग में प्रवेश करते हैं, उसके 3 साल के बाद में इन्हें तुके बाहोरी बन जाते हैं। यानी पहले ये अपरिपक्व दल के रूप में होते हैं और फिर ये परिपक्व दल बन जाता है। तो जैसे पहले जो अपरिपक्व दल होता है उसे कहते हैं नौजवारी होरी, और जब परिपक्व दल बन जाता है तो उसे कहते हैं तुके बाहोरी। इसके अलावा मोरंग एक पाठशाला होने के साथ साथ एक मनोरंजन का केंद्र भी होता है। इसमें जितने भी नवयुवक होते हैं वो आपस में मिलकर के सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें युद्ध, सुरक्षा और अनेक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अगर मोरंग के सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा किसी भी तरह की कोई अनुशासनहीनता की जाती है तो उसे उस अनुशासनहीनता के लिए दंडित भी किया जाता है।
अब धीरे धीरे जो ईसाई धर्म की मिशनरियां हैं, उनके प्रचार प्रसार के कारण जो नागा जनजाति है, उनकी सामाजिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया है। इन मिशनरियों के कारण कुछ नागाओं ने तो ईसाई धर्म को अपना लिया है, और काफी संख्या में लोग जो हैं वो अपनी परंपरागत अवस्था में जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ तो ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को मानते हैं। नृत्य की बात करें तो नागा लोगों को नृत्य बहुत प्रिय है, नृत्य बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी रुचि है नृत्य में। और मुट्ठ नृत्य जो है वो इनका लोकप्रिय नृत्य है। ये बांस और लकड़ी की भी अनेक वस्तुएं बनाने का काम करते हैं, जैसे कि बांस के बर्तन, लकड़ी के चमचे आदि ये बनाते हैं। विवाह के समय जो स्त्रियां होती हैं, जब शादी होती है तो उस समय लड़की जो होती है वो लड़की के परिवार वालों को धनराशि लड़के द्वारा दी जाती है, लड़के के परिवार वाले के द्वारा। विवाह के समय दावतें और नृत्य भी होते हैं, और इनमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। अगर हम इनके धार्मिक विश्वासों की बात करें तो ये जनजाति जादू टोने में और देवी देवताओं में काफी विश्वास करती है। इनके विचार से जो संसार के पंचभूत हैं, उनके अलावा एक सूक्ष्मतर शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है। फसल का उत्पादन कम और अधिक होना, ऐसा ये मानते हैं कि अगर फसल कम पैदा हो रही है या फिर अधिक हो रही है तो सब देवात्माओं की शक्ति पर निर्भर है, यानी जो भगवान कहेंगे उनकी शक्ति के अनुसार ही सब कुछ होगा। इनका ऐसा विश्वास है कि इन्हें आपत्ति और विपत्ति से बचाने के लिए जो देवी देवता होते हैं वही कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो नागा जनजाति है वो काफी हद तक देखा जाए तो अंधविश्वासी है, लेकिन फिर भी कृषि कार्य और धीरे धीरे अब सरकारी नौकरियों की तरफ भी इनका रुझान बढ़ने लगा है। धीरे धीरे इनमें शिक्षा का प्रसार होने लगा है, जिससे कि इनके सामाजिक जीवन में और परिवेश में बदलाव आने लगा है। तो इस तरीके से ये नागा जनजाति है जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो ये जनजाति है अब धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता के बाद में अपना डेवलपमेंट कर रही है, और डेवलपमेंट करने के बाद में जो नई सभ्यता और संस्कृति है उसके संपर्क में आ रही है, जिसके कारण जो नागा लोगों का विकास है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नागा जनजाति के बाद जो नेक्स्ट जनजाति है उसे हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।